जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा सोशल साइंस सामाजिक विषय का पेपर होने वाला है उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो बड़े क्वेश्चन हैं वो कितने पढ़ने हैं। 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा, उतने ही बस आपको तैयार कर लेने हैं। बाकी ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होंगे क्योंकि आपको पता है 4 विषय हैं हमारे, तो क्वेश्चन तो ज़्यादा होंगे। तो आप मैं थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करूँगा, तो आप इसको कम से कम 4 या 5 बार ज़रूर देखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 4-5 बार देखने के बाद आपको ये रट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन तो ये रटने ही है क्योंकि पेपर में आनी है तो रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत तो रूसो को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रूसो को। दूसरा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1862 ईस्वी में। कितने में बना? 1862 ईस्वी में, ठीक है। अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी? तो मॉन्टेग्यू ने। किसने? मॉन्टेग्यू ने। इटली का एकीकरण इंपॉर्टेंट है 1871। जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट है तो वो मान लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति 1789, ये भी इंपॉर्टेंट है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से। इटली का एकीकरण का नेतृत्वकर्ता ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण का नेतृत्वकर्ता कौन था? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कहाँ से हुआ? किस देश से? इटली से। कहाँ से? इटली से। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। तो याद रखना 1848 को जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप क्या परिणाम हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका तो ऑटो वान बिस्मार्क। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किससे है तो जर्मनी से, क्योंकि इन्होंने जर्मनी का एकीकरण कराया है, तो इनका संबंध भी कहाँ से होगा? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? 1815। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? कैसर विलियम प्रथम। तो थोड़ा नाम याद रखना, बड़ा खतरनाक नाम है कैसर विलियम प्रथम। 1871 में ये जर्मनी का प्रथम सम्राट बना था। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन जल्दी से पूछ लेता हूँ, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है। और लेकिन जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? तो कैसर विलियम प्रथम। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था। असीमित राजतंत्र वाला राज्य था ये। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मतलब मेन रोल वहां पर फ्रांस का था। फ्रांस कुछ करता तो पूरे यूरोप में खलबली हो जाती थी। तो इसी वजह से इनको मेटरनिक नाम के एक लोग थे, उन्होंने बोला जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है? मेटरनिक का। अगला है ज्यूसेप्पे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली। कहाँ है? यंग इटली। और अगर यह पूछा जाए ज्यूसेप्पे मेजनी का संबंध किससे है तो इटली के एकीकरण से, ठीक है। ज्यूसेप्पे मेजनी का संबंध इटली के एकीकरण से है, ये भी याद रखना। अगला है, बोक्सजिस्ट का आशय आम जनता से। बोला जाएगा बोक्सजिस्ट, ये क्या है? तो इसका मतलब क्या है? तो आम जनता से होता है। बोक्सजिस्ट आम जनता को कहते थे, ठीक है। वियना की संधि इंपॉर्टेंट 1815 में। 1815। जलियांवाला बाग की घटना, तो बहुत ढंग से इसको याद करना। जलियांवाला बाग की घटना बैसाखी के दिन हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। यहाँ रॉलेट एक्ट आया था, उसी के खिलाफ रॉलेट एक्ट आया था। इसको काला कानून बोलते थे। इसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई। ये क्यों, यहां पर क्या चल रहा था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये जो आया था काला कानून, इसके खिलाफ बातें हो रही थी। तो इस वजह से यहां जनरल डायर ने आधाधुंध गोली चलाने के आदेश दिया था। ये भी याद रखना कि यहां पर गोली चलाने के आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। ये यहाँ पर मीटिंग क्यों हो रही थी? काला कानून जो रॉलेट एक्ट आया था उसके लिए। कब घटना हुई? 13 अप्रैल 1919 को। और ये भी याद रखना बैसाखी के दिन भई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए। 9 जनवरी 1915 को। पहले कहाँ थे? तो पहले टॉलस्टॉय
दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इनका आश्रम का नाम था पहले टॉलस्टॉय। वहाँ इनका एक मित्र था पोल्ला, जिसको नाम था पोलाक्स, ठीक है। पोलाक नाम का इनका मित्र था दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, काला गोरा वाला आंदोलन, रंगभेद, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना ये भी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। 15 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए इस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में 1929 में। तो 3 प्रश्न बन गए यहाँ से। पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की पहली तस्वीर इन्होंने बनाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कौन चलाएगा? गांधी जी। आंदोलन मैक्सिमम गांधी जी ही चलाएंगे, 1-2 अभी बताएंगे। जैसे खिलाफत आंदोलन हुआ, ये गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था, मिश्र बंधु द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का कारण? रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था इन्होंने? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया। फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरी चौरा घटना के बाद। ये भी याद रखना, आगे प्रश्न आएगा। गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अफ्रीका से वापस 1915 में 9 जनवरी को आ गए। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने, 9 जनवरी को वापस आए अफ्रीका से वापस 1915 में। 9 जनवरी को इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इन गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी आईएनसी अगर पूछ ले, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1885 में, ठीक है। इसकी जहां पर सबसे पहले मीटिंग होती है व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, ठीक है। ये भी याद रखना। पेरियार रामास्वामी नायकर ये क्या थे? ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। यानी जो ऑप्शन उक्त सभी वाला मिले वही लगाना है, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। मैं बीच बीच में एक क्वेश्चन रिपीट करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान की मांग की किसने? मुस्लिम लीग ने। देखिए दो उस समय हमारे यहाँ प्रमुख दल थे, एक मुस्लिम लीग थी और दूसरा हमारा कांग्रेस था। तो ये लोग मुस्लिम लोग मानते थे कि कांग्रेस जो है ये हिंदुओं का दल है, जबकि इसमें सब थे, लेकिन ये लोग मानते थे। तो पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ से ही हमारा वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है, ये भी याद रखना। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ से वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, ये तो आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को एक याद ये भी रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। और केसरे ए हिंद की उपाधि थी महात्मा गांधी के पास, इन्होंने भी वापस कर दी थी, ठीक है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, ये देखिए लिख गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती, जिसके कारण 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसको गांधी जी वापस ले लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। और भी याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तो ये कुछ नारे हैं जो आपको याद रखना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज ये याद रखना, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। बारदौली सत्याग्रह, तो ये याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है, बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष की उपाधि या सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में दी गई थी, बारदौली सत्याग्रह में, ठीक है। गांधी जी का आंदोलन नहीं है, अभी बताया था खिलाफत आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया, मिश्र बंधुओं के द्वारा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1-3-10 याद रखना। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 3 दिसंबर इस जगह मनाया जाता था विश्व विकलांग दिवस, और 10 दिसंबर को विश्व अधिकार दिवस।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO 1995 में जिनेवा में होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO की 1995, ये बहुत बार प्रश्न आएगा आगे भी, इसलिए याद रखना। 1995 में जिनेवा में, ठीक है, 1 जनवरी 1995। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है आर्थिक महामंदी का? अमेरिका पर, यह भी याद रखना, सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर। अफ्रीका मेरिडन पेस्ट, मेरिडर पेस्ट, ये क्या है? एक बीमारी है। सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी उस समय फैल रही थी? यही चेचक, ठीक है, चेचक। गैट की स्थापना 1947, गैट की स्थापना 1947, ये ऐसे भी याद रखना कि हमारा देश तब आजाद हुआ था। सोने का शहर एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है। सोने का शहर, सोने की चिड़िया नहीं, वो तो भारत को कहते थे। सोने का शहर एल डोराडो। केनाल कॉलोनी, ये क्या है? तो नहर के किनारे जो कॉलोनी बसी हुई थी उनको केनाल कॉलोनी के नाम से जाना। केनाल, केनाल का मतलब ऐसे भी जान लो, नहर होती, केनाल का मतलब नहर, तो केनाल कॉलोनी क्या हो गई? नहर के किनारे बसी कॉलोनी को केनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से। कॉर्न लॉ का संबंध ब्रिटेन। राष्ट्रमित्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। राष्ट्रमित्र कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में कहाँ और इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में क्यों हुई थी? क्योंकि आगे अब विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था, तो जब समाप्त हुआ तो उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। यह विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दोबारा भविष्य में विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला हम लोग कहाँ चले गए? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 में हुई, यूएसए में है, यूएसए में, ठीक है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा ऐसे समझ सकते हो, मुद्रा कोष है, सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ होगा? अमेरिका के पास, तो यूएसए, ठीक है, ऐसे याद रखना। कार्न कानून समाप्त करने के कारण उद्योगपति शहरी लोगों का विरोध। कार्न कानून को समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि इसमें लोग जो हैं उद्योगपति, जिनके पास बहुत सारे रुपए थे, उद्योगपतियों और शहरों के लोगों का विरोध कर रहे थे, गांव वाले लोग, ठीक, इस वजह से इसको हटाना पड़ा। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन अमेरिका में होता है। 1929 में आर्थिक महामंदी के कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। देखो, कृषि में अगर ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो सब सामान क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। जैसे आलू बहुत ज़्यादा हो गए तो आलू सस्ते बिकेंगे, तो इसलिए से महामंदी आ गई थी। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक हुआ था, इस वजह से यहाँ महामंदी आ गई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। किस देश से? इंग्लैंड से। बंगाल में पहली जूट मिल 1855 ईस्वी। कब से? 1855। तो देखिए, इस जो मैं बोल रहा हूँ, अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको मैं जो बोल रहा हूँ इसको कम से कम 5 बार सुनना है। जल्दी खत्म कर दूंगा, इसी वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ आपका टाइम। तो इसको 5-6 बार सुनिए आप, स्पीड बढ़ा लीजिए सुनने की, ठीक है, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। बंगाल में पहली जूट मिल 1855। गुमास्ता क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी है, तो वेतनभोगी कर्मचारियों को गुमास्ता कहते थे। अच्छा, इनको रखा क्यों गया था? तो जो काम कर रहे हैं वहां पर दूसरे लोग, उनको निगरानी रखने के लिए इनको गुमास्ता को रखा गया था। गुमास्ता को वेतन दिया जाता था, जो वेतन नहीं पाते थे उनकी निगरानी रखने के लिए इनको रखा गया था। बंबई में कपड़ा मिल 1854 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स। इंग्लैंड में पहले कारखाने 1730 के दशक में, 1730 के दशक में। अभी ये हमारा वही चल रहा है क्या? इतिहास, हिस्ट्री। मार्टिन लूथर, ये कौन था? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक। वर्नाकुलर प्रेस 1878। वर्नाकुलर प्रेस 1878 ईस्वी। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छपी? तो कोंकणी। जिसको ना पता हो तो बताते हैं, ये कि 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं का, राज्य भाषाओं का है, पहले 14 थी, अब 22 भाषाएं हैं, तो उसमें से एक कोंकणी। 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो उसमें ये भाषा सबसे पहले जो पुस्तक छपी थी वो कोंकणी भाषा में।
ये मत सोचना ये अपने देश की नहीं, यही की है, हमारी राज्य भाषा में भी है। डायमंड सूत्र कब छपी? 1868, तो बहुत पहले छपी थी, 1868 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी, उसका नाम था बाइबिल। गुटेनबर्ग ने जो पहली पुस्तक छापी तो बाइबिल है, इसमें ऑप्शन रामायण महाभारत ऐसे मिलेंगे। मुद्रण की पहली तकनीक सबसे पहले किसने सीखा? चीन, जापान और कोरिया ने। चीन, जापान, कोरिया। मुद्रण की पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया ने। गुलामगिरी इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके लेखक कौन है गुलामगिरी के? ज्योतिबा फुले। और ये भी याद रखना केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले जाते थे। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक। काली मिट्टी इंपॉर्टेंट, गुजरात। काली मिट्टी सब कहाँ पाई जाती है? गुजरात। अच्छा, ये क्यों उपयोगी है काली मिट्टी? कपास की खेती। काली कपास, काली कपास याद रखना, काली मिट्टी में क्या होती है? कपास। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा प्रदेश में। अगर ये पूछे सिर्फ कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र में। लाल पीली मिट्टी मालवा प्रदेश में, और सिर्फ लाल मिट्टी पूछे तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और लाल मिट्टी और कहाँ पाई जाती है तो यूपी में भी पाई जाती है। अगर ये पूछ ले आपसे लैटराइट मिट्टी तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर लाल मिट्टी पूछे सिर्फ लाल मिट्टी तो आप यूपी बोलेंगे। लाल मिट्टी कहाँ है? यूपी में। लाल पीली मिट्टी तो मालवा प्रदेश में। अगर ये सिर्फ लैटराइट मिट्टी पूछ ले तो महाराष्ट्र में। लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में, ठीक है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन जल। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या होता है? जल। अजैव संसाधन चट्टाने। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? ये पूछा जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? तो पोटास, चूना और फास्फोरस। पोटास, चूना, फास्फोरस ये सब जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी आती कहाँ से है? तो नदियों द्वारा जो बहाकर लाया गया अवसार है उसमें, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसार में। अगला है संभावी संसाधन, मतलब हमारे जो भविष्य में संसाधन हो सकता है जिसमें हम आगे निर्भर हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा। परंपरागत, तो परंपरागत वो सूत्र होते हैं, याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। परंपरागत वो होते हैं जो कभी ना कभी भविष्य में खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये धीरे धीरे एक परमिट लेवल में है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म। अपरंपरागत क्या होते हैं? जो कभी खत्म ना हो, जैसे सूर्य ऊर्जा, ठीक है, वायु ऊर्जा, वायु से जो ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ये कभी नहीं खत्म होंगे, तो ये अपरंपरागत है, जो कभी ना खत्म हो। कपास की खेती, काली मिट्टी, अभी बताया था, कपास, काली मिट्टी। जैव संसाधन, मत्स्य उद्योग। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो आम और इमली की। हम लोगों के यहाँ बरगद और पीपल का सबसे ज़्यादा यूज होता है पूजा करने के लिए, तो ये याद रखना, बरगद पीपल भी ऑप्शन में मिलेंगे। तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो हैं वो किस वृक्ष की पूजा करती हैं? आम और इमली की, तो थोड़ा ये याद रखना। चीता लुप्त प्राय कब घोषित किया गया? 1952 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण। ग्रीन इंडिया मिशन कब हुआ? जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तब 2014 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा जिम कार्बेट उत्तराखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश। तो ये 2-3 याद रखना, ठीक है। उपजातियों का प्रतिशत भाग भारत में उपजातियों का कितने प्रतिशत है? 8% और लगभग 16 लाख, ठीक है। हरा सोना किसको बोला जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को। हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को बोला जाता है। और सोने का शहर याद करो, पीछे मैंने बोला था एल्डोराडो, एल्डोराडो का सोने का शहर बोला जाता था। और हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को बोला जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में कितना है भाग इसका? 33%, ठीक है, वन का। सलाल बांध किस नदी पर है? चेनाब। ये उसमें भी याद रखना आपको, भरने वाला भी जो मैप में आएगा उसमें भी मिल सकता है। हौज खास क्या है? कहाँ पर है? दिल्ली में। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में। जलमंडल का भाग समुद्र में, मतलब समुद्र में जल का कितने प्रतिशत भाग है? तो सोचो 97.5% भाग जो जल का है वो सिर्फ समुद्र में है। जल की कमी कहाँ कहाँ है? राजस्थान और गुजरात में। ये तो पता है, राजस्थान में बहुत सारे रेगिस्तान है, तो यहाँ तो जल की कमी होनी है। तो जल की कमी राजस्थान और गुजरात में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ होती है यूज? मेघालय में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, रबी, खरीफ और जायद की फसलें, ठीक है, तो इनको ढंग से पढ़िएगा। रबी की फसल
तो जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं वो रबी की फसल है। कैसे याद करोगे? रबी की फसल कौन सी होती हैं? जो जाड़े में बोई जाती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक पता है आपको जाड़ा होता है, तो जाड़े की फसलें जो जाड़े में बोई जाती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं। कौन कौन से जाड़े में बोई जाती हैं? याद होगा आपको, गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, तिलहन, मसूर। तो ये आगे वाले तो कम से कम 4-5 याद ही रखना है, और आप दिमाग में इतना बैठा लीजिए बस, रबी की फसल वो होंगी जो कब बोई जाएंगी? अक्टूबर से दिसंबर में। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कब बोई जाती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। खरीफ की कौन होंगी? जो जून से जुलाई यानी बरसात के मौसम में जो बोई जाए, जैसे धान बरसात के मौसम में होता है, मक्का। अब ये आप अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो गर्मी में, हमारे यहाँ बरसात गर्मी में ही होती है अधिकतम। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना। तो 2-3 अगर आपके माइंड में बैठे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो सब गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कौन किसके साथ बोया जाता है। जैसे धान तो दिमाग में आएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा सब इसी के साथ बोए जाते हैं। उधर याद रख लीजिए गेहूँ, तो गेहूँ के साथ चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब उसी टाइम बोए जाते हैं। अगला है जायद की फसलें। तो इसमें ये याद कर लीजिए जितने जो हम लोग किस में यूज करते हैं चीज़ें, जो सलाद में यूज करते हैं, या हम लोग इनको मोटे अनाज नहीं कहते, ऐसे यूज करते हैं इनको। तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, टमाटर। ठीक है, तो ये देखिए खीरा, ककड़ी, ठीक है, टमाटर, ये सब सलाद में यूज होते हैं। तो तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, ये सब काहे की फसलें हैं? जायद की। किसकी हैं? जायद की। मोटा अनाज नहीं है तो मक्का। मक्का मोटा अनाज नहीं। मोटा अनाज जैसे हम बोलेंगे गेहूं को, बाजरा को, ठीक है, जौ को, ये मोटे अनाज होते हैं। रोपण कृषि की फसल है कहवा। तो रोपण कृषि की फसल कौन सी है? कहवा। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? ढाल वाली भूमि पर। सोपान कृषि ढाल वाली भूमि पर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तराखंड में। ठीक है, और इसको सीढ़ीदार भी बोलते हैं। सोपान कृषि को सीढ़ीदार कृषि भी बोलते हैं। तो याद रखना, सोपान कृषि का मतलब सीढ़ीदार कृषि, ढाल वाली भूमि पर होती है। कहाँ होती है? उत्तराखंड में। दहन कृषि या इसको झूम कृषि, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दहन कृषि या झूम कृषि मिजोरम में होती है। कहाँ होती है? मिजोरम। फलीदार फसलें, दालें। दालें जो हैं ये क्या हैं? फलीदार फसलें। मोनोजाइट रेट में खनिज, थोरियम। मोनोजाइट रेट में खनिज क्या कौन सा पाया जाता है? थोरियम। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, सर्वोत्तम गुण वाला लौह कौन, लोहा कौन होता है? कोयला तो पता है एंथ्रेसाइट होता है। लौह कौन होता है? मैग्नेटाइट। 70% लगभग होता है शुद्ध। ठीक है, मैग्नेटाइट में। ऊर्जा खनिज है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को ऊर्जा खनिज बोलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन। नए वाले कौन है? जैसे सौर ऊर्जा हो गई, ये नया है। पवन ऊर्जा हो गई, ये नया है। तो जीवाश्म ईंधन ये नया नहीं, ये तो पुराना है। जीवाश्म ईंधन का मतलब जो ये पेड़ पौधे होते हैं, पृथ्वी जब भूकंप आया तो सब नीचे दब जाते हैं, यही बाद में जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाने के लिए और पेट्रोलियम के लिए। तेल शोधक कारखाने और पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई। हेमेटाइट का संबंध आपको याद होगा, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक है, इसमें 50 से 60% शुद्ध लोहा होता है, और मैग्नेटाइट में 70%। याद रखना, मैग्नेटाइट में 70% और हेमेटाइट में 50 से 60%, दोनों लोहे के अयस्क हैं। आधारभूत खनिज, लौह अयस्क। आधारभूत खनिज कौन है? लौह अयस्क। अधात्विक खनिज जिसमें अधातु पाई जाती हैं। अभ्रक हो गया, चूना पत्थर, सल्फर और कोयला। अभ्रक, चूना पत्थर, सल्फर और कोयला, ये क्या है? अधात्विक खनिज। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन उड़ीसा में। धात्विक खनिज कौन से हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता, ये तो पता है। धात्विक खनिज दिमाग में बैठा लीजिए, धातु। विज्ञान में तो आपने पढ़ी होंगी, जो धातुओं के नाम होंगे वो धात्विक होंगे। जो अधातुओं में होंगे, अभ्रक, चूनक पत्थर, सल्फर, कोयला, ये अधातुओं में आएंगे। मैग्नीज, बॉक्साइट, ये धात्विक खनिज है। कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना, कोरबा कोयला के लिए। कोरबा कोयला, कोरबा कोयला। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, देखो परंपरागत वो हैं जो कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे बच्चों? नष्ट, खत्म हो जाएंगे कुछ दिन बाद। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ताप विद्युत। जो जल से विद्युत, जल विद्युत का मतलब है जो जल से बिजली बनाई जाती है। ताप विद्युत जो ताप से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। गैर परंपरागत जो कभी नहीं खत्म होंगे। पवन ऊर्जा, क्या कभी वायु खत्म हो जाएगी? अगर वो खत्म हो गई तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, ये भी नहीं खत्म होने वाली। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र से जो ज्वार भाटा वाली ऊर्जा है। समुद्री ऊर्जा, ये भी नहीं, समुद्र खत्म ही नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, मतलब भूमि के नीचे जो ऊर्जा है, ये नहीं खत्म होने वाली। काला सोना किसे बोलते हैं? कोयला। काला सोना कोयला को बोलते हैं।
वर्तमान शताब्दी का ईंधन, जो प्रेजेंट टाइम में हम सबसे ज्यादा किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे गैस सिलेंडर वाले, प्राकृतिक गैस का। किसका? प्राकृतिक गैस का। पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी कहाँ है? तमिलनाडु के नागरकुलई में। पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकुलई में है। ठीक है। उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991। इंपॉर्टेंट है, उदारीकरण की शुरुआत 1991। विकसित देश यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये विकसित। हमारा देश कैसा? विकासशील है। ठीक है, विकासशील है, विकसित होने की कगार पर है। विश्व व्यापार संगठन, पहले मैं बोल चुका हूँ, WTO का मुख्यालय, इसकी स्थापना पहले बताइए कहाँ होती, कब होती? 1 जनवरी 1995 को। पीछे मैं बता चुका हूँ। देश कितने हैं इसमें? 164। ये कब तक थे? 2018 तक। इनकी गणना जब 2018 में की गई थी तब 164 देश थे इसमें। 1 जनवरी 1995 को होती। याद रखना जिनेवा। याद कैसे रखेंगे? व्यापारियों के लिए जिनेवा जानलेवा जगह है। जानलेवा से याद होगा जिनेवा। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की 1970। ऋण हम लोग सबसे ज्यादा गैर सरकारी संस्था द्वारा लेते हैं। ठीक है, ऋण हम लोग सबसे ज्यादा गैर सरकारी, मान लो हमें कोई चीज लोन पे लेनी है तो हम लोन सबसे ज्यादा गैर सरकारी, जो सरकार के द्वारा नहीं होती, गैर सरकारी संस्था पर, और इस पर 90% हम लोग निर्भर हैं। कितने? 90%। ठीक है, अगला देखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, पिछले साल का ये भी क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में। ये क्वेश्चन आप कोई एग्जाम कंपटीशन भी देंगे जाके, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद कर लें, आगे भी आपके ये काम देने वाले हैं। भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी बेंगलुरु को बोला जाता है। किसको? बेंगलुरु को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी बेंगलुरु को। आधारभूत उद्योग लोहा एवं इस्पात। ठीक है। चूना पत्थर को कच्चे माल में कौन प्रयुक्त करता है? सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? जो सीमेंट उद्योग वाले होते हैं ये करते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। देश के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, तो पूर्वी तट पर कौन स्थित है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। पश्चिमी रेलवे का मुंबई। अगला है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। अच्छा, ये क्यों हुआ? वायु परिवहन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हर अति दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए, जो बहुत, जहाँ पर ऐसे रेलवे नहीं चलाई जा सकती। तो अब जैसे मान लो समुद्र के ऊपर किसी जगह जाना है या ऐसे घने जंगलों में जाना है तो हम वायुयान से तुरंत जा सकते हैं। ठीक है, तो अति दुर्गम स्थानों के लिए इसका हुआ था 1953 में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, जो विदेश से व्यापार करते हैं, अच्छा ये भी याद रखना, विदेश से व्यापार जो करेंगे एक देश से दूसरे देश के बीच, और जो भीतर होगा उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तो उसको आंतरिक व्यापार। जो विदेशों में होगा एक देश से दूसरे के देश के, तो उसे विदेशी व्यापार। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि आंतरिक व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, ये देखो लिखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है, ये अभी आपके उसमें क्वेश्चन आया था जो अभी प्री बोर्ड हुए थे। सिंहली, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन है? सिंहली। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना, सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हुई। कहाँ? इंग्लैंड में। देश का विभाजन धर्म तथा जाति पर हुआ, बेल्जियम देश का। अपने देश का मत लगाया ना देश का विभाजन धर्म तथा जाति पर बेल्जियम का हुआ था। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा सामुदायिक सरकार द्वारा। किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। बेल्जियम कहाँ स्थित है? किस महाद्वीप में? यूरोप में। ठीक है, अब ये बहुत इससे एक प्रश्न लगभग बनेगा। ठीक है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, इनमें से तो समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें राज्य भी कानून नियम बना सके और केंद्र भी बना सके। जैसे केंद्र मतलब जो मोदी के अधीन है, ऐसे समझ लो, और राज्य जो हमारे मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के अधीन है। ठीक है, तो समवर्ती का मतलब जिसमें दोनों लोग नियम कानून बना सकें। जैसे शिक्षा है,
तो मोदी भी बना सकते हैं, योगी भी बना सकते हैं। वन पर, बिजली पर, सिविल प्रक्रिया पर और विवाह पर। संघ सूची जिसमें सिर्फ मोदी बना सकते हैं, राज्य का कोई नहीं। अब रक्षा देश की करनी है तो क्या हमारे राज्य की सरकार जाएगी क्या? नहीं। विदेश नीति, विदेशी व्यापार कैसे क्या करना है, विदेशी नीति, तो ये कौन बनाएगा? मोदी। मोदी नहीं मतलब संघ बनाएगा, ठीक है। शांति, सुरक्षा देश की, बैंक, बीमा और मुद्रा, ये याद रखना है। रक्षा, विदेश नीति, शांति, सुरक्षा। अच्छा, हमारा यहाँ राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य पर पुलिस। तो पुलिस मोदी का काम है क्या कि कहाँ कौन से पुलिस? पुलिस भर्ती किसकी होती है? राज्य सरकार की। सार्वजनिक व्यवस्था, कारागार मतलब जेल, तीर्थ यात्रियों पर कानून नियम, कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार, ठीक है। तो इनको ढंग से पढ़ लेना, राज्य सूची पर है। अच्छा, पंचायती राज कब बना? 1992 में। पंचायती राज 1992। हमारे देश में संघीय राज्य कितने हैं? 28, ठीक है, याद रखना। 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो 28। लास्ट में बना कौन था? तेलंगाना, ठीक है, ये भी याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़े थे, 9 हो गए थे 7 से, फिर 1 कम हुआ। दादर नागर हवेली, उनको 1 में ही जोड़ दिया गया, तो इस वजह से अब 8 बचे हैं। तो 28 और 8 याद रखना। संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949। ये बना था, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950। भारत की राजभाषा हिंदी। ध्यान रखना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ध्यान से सुनिए, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है कोई, हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी। और अगर कोई पूछे राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है, ठीक है। हिंदी राजभाषा है, इसको बोलने वाले 40% लोग हैं भारत में। कितने परसेंट हैं? 40%। अच्छा, ये राजभाषा भारत के संविधान में कहाँ पर उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में है। पहले इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में कितनी हो गई? 22। याद होना चाहिए, उसमें अभी हमने एक भाषा बताए थे, कोकड़ी। तो पहले 14 भाषाएं थी, बाद में सबसे पहले इसमें सिंधी को जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, फिर इसके बाद 4 भाषाएं हो गई, 14 4 18 हो गए, 18 और फिर 4 इकट्ठा जोड़ी गई थी। उसमें थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ठीक है, याद रखने। अब ये भाषाएं याद रखी ना रखिए, ये याद रखना, पहले 14 थी, अब 22 हैं। राजभाषा हिंदी है, 40% लोग हिंदी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य का? तो सभी धर्मों को समान समझना, सभी धर्मों को समान समझना। अब देखो, टाइम तो है नहीं जो इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊं, आपको कल पेपर देने जाना है, तो इस हिसाब से थोड़ा ऐसे जल्दी से बताना है। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये 1925 में बनी है, अगर ऑप्शन न मिले तो 1964 में, ठीक है, 25 या 64, क्योंकि इसमें एक पार्ट और हुआ था इसका कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वो 1964 में था। लोकतंत्र में शक्ति का सूत्र कौन होती है? जनता। ये याद रखना, लोकतंत्र में शक्ति का सूत्र जनता होती है, जनता ही। वो अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र है क्या? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। यानी हम लोग ही चुनेंगे सरकार को, अपने ही लिए चुनेंगे। तो इसीलिए लोगों का ही है सरकार, जो है वो हमारी है। लोगों का, लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा चुनी जाएगी और हमारे लिए ही चुनी जाएगी। तो यह याद रखना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। अच्छा, ये शासन कैसे करेगी? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उपयुक्त तो सभी जो ऑप्शन हो वो करना है कि लोकतंत्र में शासन कैसा होता है? पारदर्शी होता है, वैध होता है। मानव विकास सूचकांक जो HDI में बेहतर स्थित किसकी है? श्रीलंका की। अगर श्रीलंका ऑप्शन में ना मिले तो म्यांमार के, ठीक है। हमसे बहुत अच्छी स्थित है श्रीलंका और म्यांमार की मानव सूचकांक में, ठीक है। देश का विकास किस पर निर्भर करता है? औसत आय पर, ठीक है, औसत आय पर। अच्छा, इसमें क्या क्या ढूंढा जाता है? प्रतिव्यक्ति आय, औसत साक्षरता और स्वास्थ्य। अगर पूछे देश का विकास किन किन चीज़ों पर निर्भर है, तो प्रतिव्यक्ति आय, औसत साक्षरता और स्वास्थ्य पर। घटक कौन है? औसत आय। देश के विकास के लिए औसत आय इसका घटक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इसमें उद्यमों को स्वामित्व को दर्शाया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में उद्यमों को स्वामित्व को दर्शाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। थोड़ा मेरी बात मान लेना, इसके अलावा आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा से जान लेना, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग उनकी बात करेंगे जो प्रश्न हमें पढ़ने हैं पेपर में, ठीक है। ये यहाँ तक वीडियो
30, 32, 34 मिनट का जो भी है, इसको आप कम से कम, मेरी रिक्वेस्ट है, 5 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, तो लगभग हम ये कहते हैं कि लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। अब आगे बात करिए, देखो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। पहला, फ्रांस की क्रांति का तात्पर्य, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? मात्र 16 क्वेश्चन है, ठीक है। इटली और जर्मनी का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, गांधी जी द्वारा चलाए गए, ये मोस्ट है, इसको सबसे ज्यादा पढ़ना है। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा, या इसको बोलते हैं महामंदी का प्रभाव, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देख लेना, आर्थिक महामंदी, आर्थिक मंदी या उसको महामंदी, तो इनमें से एक जो भी आपको मिल जाए, मिलेंगे तो दोनों ही आपको, दोनों बस देखिए, इनको याद नहीं करना, आपको बस देख के जाना कि पेपर कल है, आप याद कितना कर पाओगे, तो इस वजह से देखना है सिर्फ। ब्रेटन वुड्स का समझौता क्या है, छापे खाने का आविष्कार, ठीक है। ये हो गए आपके इतिहास के प्रश्न। आगे देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, मृदा अपरदन क्या है, जैव विविधता को समझाइए, कृषि का महत्वपूर्ण या अर्थव्यवस्था को समझाइए, अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। अभ्रक की उपयोगिता क्या है, भारत में लौह अयस्क के बारे में संक्षेप में लिखिए। भारत में संघीय प्रणाली, इसको ढंग से पढ़ लेना, संघीय प्रणाली को। राष्ट्रीय और आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसको पढ़ लेना। भारत में संगठित असंगठित क्षेत्र, या उनको क्या हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, ये क्या है, इनके बारे में पढ़ लेना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक क्वेश्चन को। आप कल पेपर है तो टाइम वेस्ट ना करें, आप इनको पढ़ें। पहले आपको क्या करना है, पहले मेन फोकस इसमें, तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखाएंगे तो काम चले आएगा, लेकिन आप ये याद रखें कि बहुविकल्पी क्वेश्चन ना गलत हो। तो इसी वजह से मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है कि कम से कम आप 4-5 बार तो उनको पढ़ के जाएं, कम से कम, जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए कि हमें बस याद हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा बस वही पढ़ना है कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र जब यहाँ आप पढ़ेंगे, यहाँ पर यहीं, तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो वो बहुविकल्पी यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। 2-4 मैं क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी मन में सोचिएगा कि यह क्या होगा, कहाँ पर होगा, ठीक है। मैं हटाए देता हूँ उनको, आप लोग जल्दी से। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, दिमाग में लाइए। मैग्नेटाइट में कितने % लोहा शुद्ध होता है, 70%, ठीक है। शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती का, ठीक है। हमारे राज्य कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। संघ सूची विषय, रक्षा, विदेश नीति, शांति, सुरक्षा, बैंक, बीमा, ये संघ सूची है। राज्य में पुलिस, सार्वजनिक, कारागार मतलब जेल, तीर्थ यात्राएं, कृषि और व्यापार। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास से, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, कहाँ, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है, प्राकृति हमें देती है, वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। विकासशील देश कौन से हैं, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। अपना देश कैसा है, विकासशील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई, जिनेवा में। कितने सदस्य हैं, 164 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 164। तो इसी तरह आपको अपने मन पे क्वेश्चन लाना है। हरा सोना किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, सलाल बांध, चेनाब नदी, सलाल बांध, चेनाब नदी। कपास की खेती, काली मिट्टी, कपास, काली मिट्टी, कपास, काली मिट्टी। परंपरागत स्रोत जो नष्ट हो जाए, कोयला हो गया, प्राकृतिक चीज, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट। मार्टिन लूथर कौन था, धर्म सुधारक था। कौन था, धर्म सुधारक। लाल मिट्टी यूपी में, लाल पीली मिट्टी मालवा प्रदेश में, लैटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में, लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है, इसमें क्या पाया जाता है, तो पोटास, चूना व फास्फोरस, पोटास, चूना और फास्फोरस, ठीक है। ये कहाँ आता है, नदियों द्वारा बहाए गए लाकर अवसाद में। जैव संसाधन, मत्स्य,
चीता लुप्त प्राय 1952। चिपको आंदोलन वन संरक्षण। ग्रीन इंडिया मिशन 2014। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। दुधवा उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट उत्तराखंड। उपजातियों का प्रतिशत भाग भारत में 8%, ठीक है। हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति। राष्ट्रीय वन नीति में 33%। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में। जलमंडल का कितने % भाग समुद्र में है? 97.5। जल की कमी से कौन राज्य जूझ रहे हैं? तो राजस्थान और गुजरात। रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, तिलहन, मसूर। खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, कपास, गन्ना, अरहर, उड़द। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून से जुलाई में। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर में। जायद की फसलें कौन सी थी? खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये वाली थी। इंग्लैंड में पहले कारखाने 1730 के दशक में। राष्ट्रमित्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय वाला 1939 से 1945। ये दोबारा भविष्य में युद्ध ना हो इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। रॉलेट एक्ट 1919। काला कानून शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इनका काफ़ी बार रिवीजन करें जल्दी जल्दी, ठीक है, और पेपर बहुत अच्छा हो आपका। यही उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।